Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. हिंदुस्तान ऐसा बने कि जिससे सारी दुनिया कहे कि अगर आज़ाद बनना है तो हिंदुस्तान के जैसे आज़ाद बनो। हम जिंदा रहेंगे या तो मरेंगे, कोई बात नहीं है। बात कोई सही बात यह है, आम बात यह है, आखिर में हमारी कामयाबी होगी, हिंदुस्तान आज़ाद होगा। हमारे सामने एक ही प्रोग्राम रहेगा, फाइटिंग प्रोग्राम। लड़ाई का इंतजाम करना, लड़ाई शुरू कर देना और कामयाब करना है। सबके सब अपनी जगह पर अपना धर्म का पालन करें तो हिंदुस्तान जैसा मैं आपको कहता हूँ ऐसा बन सकता है, उसमें मुझको तनिक भी शंका नहीं है। हिंदुस्तान अब गुलाम नहीं रह सकता और न कोई ताकत इसे गुलाम रखी सकती है। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. जहाँ तक हुकूमत का ताल्लुक है, उसने पूरी कुव्वत के साथ फैसला कर लिया है कि किसी हाल में भी बदअमनी और बदनज़मी को बर्दाश्त नहीं करेगी। कि भाई ये पाकिस्तान खुली लड़ाई करे तब तो अच्छा है, लेकिन खुली लड़ाई नहीं करते हैं, अपने आदमियों के पास लड़ाते हैं, अपने वहां से सारा सामान देते हैं, अपने वहां से सब हथियार देते हैं। जो नारे मैं समझता हूँ कि आप हमारे देश के लिए गरीब, ये सारे आपके सामने कहता हूँ, आपको ऐसा चलेगा कि आप उनको जगाएंगे। जय जवान, जय किसान। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। ये आज़ादी के लड़ाकों के आग उगलते भाषण हैं। इन भाषणों ने गुलाम हिंदुस्तान में आज़ादी के आंदोलन की अलख जगाई और हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाई। हम जिंदा रहेंगे या तो मरेंगे, कोई बात नहीं है। बात कोई सही बात यह है, आम बात यह है, आखिर में हमारी कामयाबी होगी, हिंदुस्तान आज़ाद होगा। आज़ादी की लड़ाई में अंग्रेजों से लड़ने का सबसे तीखा और घातक हथियार बने थे नेताओं के ये भाषण। उन भाषणों की धार को आज भी महसूस किया जा सकता है। हिंदुस्तान ऐसा बने कि जिससे सारी दुनिया कहे कि अगर आज़ाद बनना है तो हिंदुस्तान के जैसे आज़ाद बनो। आइए आपको ले चलते हैं अतीत के उन यादों में जहां आज भी अमर है आज़ादी के उन लड़ाकों की आवाज़। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. देश आज़ादी के उन तमाम नायकों को कैसे भूल सकता है जिनकी वजह से आज हम आज़ाद हिंदुस्तान की फिजाओं में सांस लेते हैं। हिंदुस्तान अब गुलाम नहीं रह सकता और न कोई ताकत इसे गुलाम रखी सकती है। सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आज़ाद, लाल बहादुर शास्त्री जैसे नेताओं के भाषणों में वो आकर्षण था कि लाखों करोड़ों लोग उनकी एक आवाज पर उनके पीछे चल पड़ते थे। एक हाथ से तो ताली नहीं बन सकती है, मुझको सब हाथ मिले तब बड़ी ताली में बजा सकता हूँ और तब मैं सारी दुनिया को हंसा सकता हूँ। और पीछे दुनिया क्या कहेगी कि अगर कोई मुल्क को आज़ाद होना चाहिए वो तो हिंदुस्तान इस आज़ादी के लिए मुल्क है। और मेरी तो तमन्ना ये है, मेरी तो आशा ये है, ईश्वर से प्रार्थना ये है कि हिंदुस्तान ऐसा बने कि जिससे सारी दुनिया कहे कि अगर आज़ाद बनना है तो हिंदुस्तान के जैसे आज़ाद बनना। हिंदुस्तान को फख्र है उसकी धरती पर मोहनदास करमचंद गांधी जैसे महात्मा ने जन्म लिया, जिनकी शख्सियत ने दुनिया को सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाया। कहा जाता है कि जब गांधी जी बोलते थे तो सुनने वाले न सिर्फ मंत्रमुग्ध होकर सुनते थे
बल्कि उनके बताए रास्तों पर चलने में शान समझते थे। ऐसा करने में आप लोग बहुत बड़ा हिस्सा ले सकते हैं। सबके सब अपनी जगह पर अपना धर्म का पालन करें तो हिंदुस्तान जैसा मैं आपको कहता हूँ ऐसा बन सकता है, उसमें मुझको तनिक भी शंका नहीं है। फौजी लिबास, किसी कमांडर जैसा रौब और रुआब और अंग्रेजों के खिलाफ आग उगली आवाज, यही शख्सियत थी सुभाष चंद्र बोस की। उनके भाषणों में मौजूद उस तपिश को आज भी महसूस किया जा सकता है। अब ये वक्त निहायत नाजुक है। मैं खुदा से दुआ मांगता हूँ कि उन्होंने हमें वो ताकत, वो जोश और वो बहादुरी दें जिससे हम अपने हमवतनों की पूरी मर्जी के मुताबिक लड़ाई लड़ें और हिंदुस्तान को आज़ादी पहुंचाएं। जान की कीमत पर हिंदुस्तान की आज़ादी। फौजी लिबास में वो सुभाष चंद्र बोस थे जिन्हें दुनिया नेताजी कहती थी। वो नेता जो न सिर्फ आज़ादी का रास्ता दिखाए बल्कि उसे खुद बनाकर उस पर चलने का हौसला भी दिया। हमें अपना खून बहाना है, हमें कुर्बानी उठाना है। हमारे रास्ते में आएगी भूख, प्यास, तकलीफें, विपदें, मौत। कोई नहीं कह सकता है जिन लोग इस जंग में शरीक होंगे उनसे कितने लोग निकलेंगे जिंदा होगा। कोई बात नहीं है हम जिंदा रहेंगे या तो मरेंगे, कोई बात नहीं है। बात कोई सही बात यह है, आम बात यह है, आखिर में हमारी कामयाबी होगी, हिंदुस्तान आजाद होगा। हालांकि वो रास्ता महात्मा गांधी से अलग था, लेकिन सुभाष चंद्र बोस के आह्वान पर इस रास्ते पर चलने वालों की कोई कमी नहीं थी। बहनों और भाइयों, हमने जो आज़ादी की लड़ाई छेड़ रखी है उसे तब तक जारी रखना होगा जब तक हमें मुकम्मल आज़ादी हासिल न हो। आज़ादी के आंदोलन के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते थे सुभाष चंद्र बोस। नेताजी के लिए यह सिर्फ नारा नहीं था बल्कि एक कसम थी हिंदुस्तान को आज़ाद करवाने की, गुलामी की बेड़ियों में जकड़े भारतवासियों में जोश भरने की। असंगठित और कमजोर रहना पाप है। गुलामी सब कष्टों और पापों की जड़ है। अब गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए एक दिल एक प्राण होकर कटिबद्ध हो जाइए। हिंदुस्तान अब गुलाम नहीं रह सकता और न कोई ताकत इसे गुलाम रखी सकती है। हाँ, हमें स्वतंत्रता का मूल्य चुकाना होगा। आप इसके लिए तैयार हो जाइए, जिससे यदि हम गुलाम हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं तो स्वतंत्र हिंदुस्तान में जीवे और मरे। इतिहास गवाह है कि कैसे इन भाषणों ने देश में आज़ादी की लहर चला दी। गुलामी की बेड़ियों में जकड़े देशवासियों के जज्बे को तोड़ने की कोशिश तो तमाम हुई, लेकिन उनके हौसले को रौंदने की जितनी कोशिश की गई उसकी मिट्टी में आज़ादी की चाहत उतनी ही बढ़ती चली गई। सैकड़ों साल के संघर्ष और हजारों शहादत के बाद वो आज़ादी मिली 15 अगस्त साल 1947 को, जब संसद के सेंट्रल हॉल में पंडित जवाहरलाल नेहरू से लोग सुनने को बेताब थे कि अब भारत आजाद है। Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. 14 अगस्त 1947 को आधी रात के समय भारत आजादी के लिए जाग रहा था। उस वक्त संसद के सेंट्रल हॉल में देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपना ऐतिहासिक भाषण ट्रिस्ट विद डेस्टिनी दिया था। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. A moment comes which comes but rarely in history, when we step out from the old to the new,
when an age ends and when the soul of a nation, long suppressed, finds utterance. It is fitting that at this solemn moment we take the pledge of dedication to the service of India and her people and to the still larger cause of humanity. गुलामी की बेड़ियों से मुक्ति की वो खुशी पंडित नेहरू के भाषण में झलक रही थी, जिसका इंतजार देशवासियों को उसी दिन से था जब अंग्रेजों ने भारत छोड़ने के दस्तावेज पर दस्तखत किए थे। लेकिन 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान की न सिर्फ तारीख ही बदली, तस्वीर भी बदल चुकी थी। पंडित नेहरू ने अपने भाषण में आगे आने वाली परेशानियों की तरफ इशारा भी किया था। हमने एक मंजिल पूरी की और इसकी खुशियां मनाई जा रही हैं। आजाद हम हुए, लेकिन आजादी के साथ मुसीबतें और बोझे आते हैं, उनका सामना करना है, उनको ओढ़ना है और जो हमने स्वप्न देखा था उसको पूरी तौर से असल बनाना है। जिस रात हिंदुस्तान की आजादी का ऐलान कर रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उस रात हिंदुस्तान की सरहदें जल रही थी। पंडित नेहरू के भाषणों में उस आग की तपिश को काफी करीब से महसूस किया जा सकता था। हमने एक मंजिल पूरी की और इसकी खुशियां मनाई जा रही हैं और हमारे दिल में भी खुशी है और किसी कदर गुरूर है और इत्मीनान है। लेकिन ये भी हम जानते हैं कि हिंदुस्तान भर में खुशी नहीं और हमारे दिल में भी रंज के टुकड़े काफी हैं और दिल्ली से बहुत दूर नहीं, बड़े बड़े शहर जल रहे हैं, वहाँ की गर्मी यहाँ तक आ रही है। आजादी की कीमत ऐसे चुकानी पड़ेगी, इसका अंदाजा किसी को नहीं था। उस वक्त अबुल कलाम आजाद के दिए भाषण में भी बंटवारे का दर्द साफ झलक रहा था। कल की बात है कि हम अपने मुल्क की आज़ादी के लिए रो रहे थे और तमाम दुनिया में हिंदुस्तान की कौमी जागृति का शोर मच गया। क्या क्या नक्शे नहीं हैं जो हमने आज़ाद हिंदुस्तान को नहीं बनाए और क्या क्या ख्वाब नहीं हैं जो हमने कौमी जिंदगी की नई उठानों को नहीं देखे। आज वो सब कहाँ चले गए? क्या हमारे दिमाग के किसी कोने में भी उनकी परछाई बाकी रही? हमारी आज़ादी के मुखालिफों ने हमेशा कहा था कि हिंदुस्तानियों के हाथ पांव जब तक गुलामी के बंधनों से बंधे हुए हैं उसी वक्त तक अमन चैन है। जहाँ ये बंधन टूटे और उन्होंने एक दूसरे की गर्दनें काटना शुरू कर दी, आज आज़ाद हिंदुस्तान को उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा खतरा पेश आ गया। मौलाना अबुल कलाम आजाद महात्मा गांधी के सिद्धांतों का समर्थन करते थे। आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री रहे। अबुल कलाम आजाद उन मुस्लिम नेताओं में से एक थे जिन्हें धर्म के आधार पर देश का बंटवारा मंजूर नहीं था। खतरा जो आज हमें पेश आ गया है वो मुल्क की बदअमनी और बदनज़मी का खतरा है। बदअमनी और बदनज़मी का खतरा आहिस्ता आहिस्ता सर उठा रहा है। अगर हुकूमत और मुल्क की पूरी कुव्वत के साथ ये खतरा नहीं दबा दिया गया तो कोई नहीं कह सकता कि मामला कहाँ जाकर थम सकेगा। जहाँ तक हुकूमत का ताल्लुक है उसने पूरी कुव्वत के साथ फैसला कर लिया है कि किसी हाल में भी बदअमनी और बदनज़मी को बर्दाश्त नहीं करेगी और हर सिकने को जो सर उठाएगा आईनी हाथों से मलियामेट करेगी। आपको भी चाहिए कि इस काम में हुकूमत का हाथ बटाएं और हर तरह की बदअमनी और बदनज़मी को रोकें। आज़ादी के वक्त हिंदुस्तान 565 रियासतों में बटा हुआ था। आज़ादी के बाद बहुत सी रियासतें हिंदुस्तान के साथ आने को तैयार नहीं थीं। उस उथल पुथल में गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की यह सबसे बड़ी चुनौती थी कि कैसे तमाम रियासतों को हिंदुस्तान के साथ जोड़ा जाए। हमने एक फैसला किया कि भाई ये रियासतों में हमें एक काम करना चाहिए, कबूल करना चाहिए कि जैसा रियासत के लोग चाहे ऐसा करें। तो जैसे लोगों का लोकमत हो इस प्रकार करना चाहिए। तो लोकमत जैसा हैदराबाद में हो, कश्मीर में हो, हर जगह पर हो लोकमत इस प्रकार का करो। हमें कोई फैसला करने में इतराज नहीं है। पटेल की पहल पर कुछ रियासतें बातचीत से ही तैयार हो गईं, लेकिन कुछ रियासतें बगावत पर आमादा थीं। जूनागढ़ भी उन्हीं रियासतों में से एक थी। जूनागढ़ में एक मक्खी भी मारनी नहीं पड़ी, किसी के पर कोई हथियार चलाना ही नहीं पड़ा, फिर क्या रहा? और खुद दीवान ने खुद आके कहा कि मेहरबानी करके हमारी हुकूमत ले लो, हम नहीं चला सकते। और नवाब वहां उठ के भाग के कराची जाकर बैठ गया। फिर जूनागढ़ की बात क्या करते? आज़ादी के बाद राजा महाराजाओं की खुशफहमी ये थी कि अंग्रेजों के जाने के बाद वो अपनी अपनी रियासतों के मालिक होंगे। लेकिन आज़ाद हिंदुस्तान का सपना था लोकतंत्र, जिसमें राजशाही के लिए कोई जगह नहीं थी।
ये भनक लगते ही नवाबों और राजाओं ने बगावत का मंसूबा बना लिया। इस बगावत की आग की कुछ चिंगारियां पाकिस्तान की तरफ से भी पड़ रही थीं। हमने एक बात कही कि आपने पाकिस्तान बनाया, आपको मुबारक, हमें उसमें कोई दखल देना नहीं चाहते। पाकिस्तान अच्छा बनाने दो। पाकिस्तान जब स्वर्ग बन जाएगा हमको उसकी ठंडी हवा लगेगी, ठीक है, अच्छा। लेकिन यदि हमारी आंख में धूल फेंकने के लिए कोई आवे तो हम कहते हैं कि इस तरह से हम नहीं चलने देंगे, ये काम नहीं चलेगा। हिंदुस्तानी नेताओं की नसीहतों के बावजूद पाकिस्तानी हुक्मरानों के जहन में खुराफात कम नहीं हुई, क्योंकि उनकी नजर हिंदुस्तान की एकता पर थी, हिंदुस्तान के भाईचारे पर थी। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। प्रस्तुतकर्ता 21 जड़ी बूटियों से निर्मित पतंजलि केश कांति तेल, बालों की समस्याओं का समाधान। सह प्रायोजक पतंजलि हर्बल बाथ सोप, बेशकीमती जड़ी बूटियों से निर्मित त्वचा की प्राकृतिक कोमलता एवं सुंदरता के लिए।
जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। अगर हम उन जिम्मेदारियों को पूरी तौर से महसूस न करें। नेताओं के ऐसे धारदार भाषणों ने न सिर्फ आजादी की लड़ाई में अपना असर दिखाया, बल्कि हिंदुस्तान पर जब जब संकट के बादल मंडराए, इन आवाजों ने लोगों का हौसला भी बढ़ाया। साल 1962 की जंग में चीन से हार का नासूर हर हिंदुस्तानी के दिल को साल रहा था। पंडित नेहरू के जहन में ये सवाल बार बार उठते रहे कि चीन की दोस्ती पर भरोसा क्यों किया, वक्त रहते अपनी फौज को मुस्तैद क्यों नहीं किया। एक मुल्क यानी हिंदुस्तान दोस्ती उसने की चीनी हुकूमत से और लोगों से वहाँ के, और वही चीनी गवर्नमेंट ने इस भलाई का जवाब दिया बुराई से। साल 1965 में भी जब देश पर खतरा मंडराया था, जब पाकिस्तान ने हिंदुस्तान पर हमला बोला था और लाल किले के प्राचीर से तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया था। तलवार की नोक पर या एटम बॉम्ब के डर से कोई हमारे देश को झुकाना चाहे, दबाना चाहे, ये देश हमारा दबने वाला नहीं। आजादी की 70वीं सालगिरह मना रहे हिंदुस्तान के लिए नायकों के भाषण किसी धरोहर से कम नहीं है। इतिहास गवाह है कि कैसे इन जोशीले भाषणों ने न सिर्फ आवाम में आजादी की अलख जगाई, बल्कि देश को मजबूत बनाने की आधारशिला भी रखी। इसके बिना आजाद हिंदुस्तान का इतिहास न शुरू हो सकता है और न ही आगे बढ़ सकता है। जय हिंद। जय हिंद।